हाय एवरीवन। तो आज डिस्कस करेंगे पीएससी प्रोजेक्ट लिमिटेड को। और पीएससी प्रोजेक्ट लिमिटेड जो है वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। जो सीरीज मैंने शुरू करी है आपके साथ वो शेयर्स शेयर करने की जिनके अंदर हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, जिनकी बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, जिनके प्रॉफिट एंड लॉस काफी स्ट्रांग है। प्लस कंपनी का बिजनेस जो है वो अच्छे सेक्टर में है, ग्रोइंग सेक्टर के अंदर है। तो मैं ऑलरेडी दो कंपनीज आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जिसमें से एक पहली कंपनी जो थी वो है डीसीएक्स सिस्टम्स। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप इसको जरूर देखना। और एक है ग्रेविटा। ये दोनों काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, इनको भी आप कंसिडर कर सकते हो। और जब मैं कहता हूँ अच्छे और स्ट्रॉन्ग, तो आप जाके खरीद मत लेना, आपने उनको वीडियोस को देखना है एज अ एजुकेशनल पर्पस, वीडियो को समझना है। ये वीडियो भी एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, कोई टिप नहीं है मेरी तरफ से। बात करते हैं पीएससी प्रोजेक्ट के बिजनेस मॉडल की। तो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया, और ये वैरायटी के प्रोजेक्ट्स कंपनी लेती है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट कंपनी ने जो है 66 कंप्लीट करे हैं। इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट जिसके अंदर ये बिल्डिंग्स, हेल्थ केयर सर्विसेज, हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मॉल्स बनाए 92। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स इन्होंने कंप्लीट करे हैं, जिसके अंदर विधानसभा बिल्डिंग, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और ये सारी चीजें। 30 प्रोजेक्ट्स यहाँ किए हैं। गवर्नमेंट रेसिडेंशियल जिसके अंदर मुख्यमंत्री गृह योजना, अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी के अंदर, और बाकी की जो हाउसिंग कैटेगरी है इन्होंने यहाँ 3 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। और जो प्राइवेट रेसिडेंशियल है जो उन्होंने खुद से बनाए हैं, उसके अंदर इन्होंने 19 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो टायर, फार्मास्यूटिकल, डेयरी, इंजीनियरिंग, इनकी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज इन्होंने बनाई है 66। तो अभी तक की डेट में कंपनी ने 241 से ज्यादा इन्होंने प्रोजेक्ट्स इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। और काफी डाइवर्सिफाई इनका बिजनेस है, क्योंकि आप देख ही रहे हो स्क्रीन के ऊपर, काफी अलग अलग वैरायटी के प्रोजेक्ट्स हैं कंप्लीट करें अभी तक। और ये सभी वो लोकेशन है जहां जहां कंपनी ने अपने ऑर्डर्स कंप्लीट किया है। गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड न्यू दिल्ली। उत्तर प्रदेश और गुजरात में इनके प्रोजेक्ट्स अभी भी चल रहे हैं। जो नए प्रोजेक्ट्स इनको मिले हैं अभी वो 758 करोड़ के मिले हैं ऑर्डर इनफ्लो। और टोटल जो इनकी आउटस्टैंडिंग बुक्स है ऑर्डर के अंदर वो 5321 करोड़ की है। अच्छी खासी बड़ी ऑर्डर बुक है, इनकी मार्केट कैप से लगभग डबल साइज की है। इस क्वार्टर में कंपनी ने 5 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। टोटल 210 ऑर्डर्स कंपनी कंप्लीट कर चुकी है। 48 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास में। 1800 से ज्यादा इनके पास में वर्कफोर्स है। और जो इनकी क्रेडिट रेटिंग है वो है A1+। और ये मैनेजमेंट की कुछ कमेंट्री है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें से आपको एक चीज नोटिस करने वाली वो है सूरत डायमंड बोर्स एक बिल्डिंग है जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग है। बिगर देन पेंटागन, फीचर्ड ऑन सीएनएन में वो बिल्डिंग आई है। और उसके अंदर कुछ पोर्शन जो है पीएससी प्रोजेक्ट ने कंप्लीट किया है। वो बिल्डिंग अगर आपको देखने तो मैं दिखा देता हूँ, ये वाली बिल्डिंग है। ठीक है, कुछ पोर्शन इन्होंने कंप्लीट किया है उसके अंदर। और प्लस जो ऑर्डर्स इनके पास जो दो नए आए हैं, वो जो ये वाले दो नए ऑर्डर्स हैं, जिसमें इनको बीएपीएस सभा हॉल बनाना है वडोदरा में, और एक धरोई डैम का काम मिला है इनको। जो ऑर्डर्स इन्होंने कंप्लीट किया है इस क्वार्टर के अंदर, उसमें से एक आप देख सकते हो रिलायंस कॉर्पोरेट हाउस इन्होंने कंप्लीट किया है, अदानी इंटरनेशनल स्कूल, मनी प्लांट हाई स्ट्रीट इन अहमदाबाद, और एक प्रीकास्ट कॉर्पोरेट और एक प्रीकास्ट फैक्ट्री गांधीनगर के अंदर। ये ऑर्डर्स इन्होंने कंप्लीट किए हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड की, जो कि है सेक्टर की ग्रोथ। क्योंकि किसी भी कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, उस सेक्टर की ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। अगर ग्रोथ नहीं है सेक्टर में, तो हम आज पैसा लगाएंगे, कल सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, या गवर्नमेंट की तरफ से टेलविंड नहीं होंगे, या इंटरनेशनली कोई टेलविंड नहीं होगा, तो हमारे जो स्टॉक है वो चलेंगे ही नहीं। क्योंकि सेक्टर ही ग्रो नहीं करेगा तो कंपनी क्या क्या ग्रो करेगी उसके अंदर। तो सेक्टर का ग्रो करना बहुत जरूरी है, तभी कंपनी की बैलेंस शीट और उसके पीएनएल के अंदर ग्रोथ हमें वैसे भी देखने को मिलेगी। तो हमारी जो इंडिया की जीडीपी है उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो 8% का कंट्रीब्यूशन करती है। और अभी तक की जो ग्रोथ रही है कोविड के बाद 15.9% की रही है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की गवर्नमेंट बात करती है। अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर बनेगी, तो ऑफ कोर्स वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बिना कंस्ट्रक्शन के नहीं बनेगी, बिना इंफ्रा के नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि आपको अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, तो ऑफ कोर्स आपको उसके अंदर क्या बनाना पड़ेगा? हॉस्पिटल्स बनाने पड़ेंगे, स्मार्ट सिटीज बनानी पड़ेंगी, बुलेट ट्रेन्स और बाकी सभी तरीके का इंफ्रा जो रिक्वायर्ड है, रोड, ब्रिजेस, हाईवेज, ऑफिसेस, सब कुछ। तो एक टेलविंड ये है। गवर्नमेंट ने जो अभी रिसेंटली जो अनाउंस किया था 23 बजट के अंदर अपना, उसमें 33% इंफ्रास्ट्रक्चर बजट को इंक्रीज किया था। मतलब 10 लाख करोड़ का बजट उन्होंने कर दिया था। तो ये काफी बड़ा टेलविंड है आने वाले समय के लिए। और ये सभी पूरी लिस्ट है जो गवर्नमेंट जिस पे फोकस कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था वो 100 न्यू एयरपोर्ट्स बनाएंगे 2024 तक। तो काफी बड़ा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। अब उसमें से इनको कितने मिलेंगे पीएसपी को, वो आगे हम देखते हैं कितने मिलेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर गवर्नमेंट ने जो स्कीम है उसका बजट 280% से इंक्रीज किया है। मतलब जो पहले 20,936 करोड़ का था, वो 79,590 करोड़ तक कर दिया। तो काफी बड़ा जंप है इसके अंदर। प्लस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है, उसके अंदर 7400 प्रोजेक्ट्स हैं अभी भी। ठीक है, जिनका फोकस है बिल्डिंग रोड्स, हाउसिंग, अर्बन, रेलवेज, कन्वेंशनल पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो ये भी काफी बड़ा टेलविंड है। और 6,450 करोड़ का यूनियन बजट जो है 21-22 में पास हुआ था स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए, उस पर भी काम चल रहा है। और एक और टेलविंड की बात जो बता रहा हूँ आपको, एफडीआई इनफ्लो, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इस सेक्टर के अंदर 100% हो सकता है। कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई कैपिंग नहीं है कि कुछ कम या ज्यादा की, पूरा पैसा एफडीआई के थ्रू भी इसमें आ सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स इंडिया के बेनिफिट ही होगा उससे।
प्लस कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का मतलब ये है जितने प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कंसोलिडेशन हो रहा है, उसका क्लियर मीनिंग ये है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बंदे हैं वो लोग, उनकी बैलेंस शीट अगर अच्छी नहीं है, अगर वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं या वर्किंग कैपिटल लंबी है, तो वो लोग मार्केट से धीरे धीरे बाहर होते जा रहे हैं। पहली चीज आप देख रहे हो, ये चीज ये एक बाहर दिखाया है, इसका मतलब ये है कि जो मजबूत प्लेयर नहीं है वो बाहर हो जाएगा, जो मजबूत प्लेयर हैं वो अंदर रहेंगे और उन्हीं को प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, चाहे वो 5 हो, 10 हो, 20 हो, और इतनी बड़ी डेवलपमेंट के अंदर सबको काम मिलेगा। प्लस गवर्नमेंट की तरफ से पेंडेमिक इंड्यूस इंसेंटिव्स मिले हैं जिसके अंदर लोन वोन जो है इन कंपनीज को इजीली मिल जाता है। और यहाँ पे सेम चीज उन्होंने बोली है, बैलेंस शीट अच्छी है कंपनी की, ठीक है, जो जो वीक प्लेयर है वो बाहर हो जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है वो अंदर रहेगा। और आने वाले 2 से 3 साल जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए काफी स्ट्रांग होने वाले हैं। तो नेट नेट ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये आपको समझ आएगी तभी आपकी कन्विक्शन होगी किसी भी कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा कंपनी के अंदर, और खासकर वो कंपनी जो अभी स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर पड़ती है और जिसका डाइवर्सिफाइड एक एक्सपीरियंस है प्लस बैलेंस शीट स्ट्रांग है। ये पूरे इनकी लोकेशन जहां जहां पे काम चल रहा है आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, गुजरात और यूपी की लिस्ट है पूरी की पूरी। और ये इनकी प्रोजेक्ट प्रोफाइल है जिसके अंदर आप देख सकते हैं इन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, ठीक है। ये पैलाडियम मॉल है, ये बीएससी ब्रोकर्स फ्रंट है, आप पॉज करके देख लेना। ये सभी बिल्डिंग्स इन्होंने इसमें काम किया है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर है जहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है अपना, ये आप देख सकते हो। तो ये वैरायटी के प्रोजेक्ट्स हैं इनके, काफी प्रोमिनेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने कंप्लीट किए हैं। तो आई होप आपको अच्छा एक आइडिया लग गया हो कंपनी किस सेक्टर के अंदर है, क्या सेक्टर की टेलविंड्स है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या उसमें सपोर्ट होने वाला है। तो ये बात करते हैं इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल की। कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि लेटेस्ट जुलाई 27 की कॉल है, और यहाँ पे वही चीज जो इन्होंने हमने पहले डिस्कस कर ली है, इनकी ऑर्डर बुक 5321 करोड़ की है, ठीक है। इनके गुजरात और यूपी के प्रोजेक्ट्स होंगे जो इन्होंने कंप्लीट किया है वो हमने देख लिए, वही डिस्कशन यहाँ पे हुआ है। प्लस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करने वाली ये है, वो ये है गुजरात गवर्नमेंट ने 5 लाख करोड़ का एक स्पेंड अनाउंस किया है जिसके अंदर आने वाले 5 सालों में वो खर्च करेंगे किन चीजों के ऊपर, पोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, गुजरात फाइनेंस टेक सिटी। तो नेट नेट कहने का मतलब ये है जितना भी बड़ा ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, एजुकेशनल, हॉस्पिटल, इन सभी चीजों को बड़ा करने के लिए, डेवलप करने के लिए 5 लाख करोड़ आने वाले 5 साल में खर्च होंगे। मैं कहता हूँ 5 लाख करोड़ में अगर 1% भी पीएससी प्रोजेक्ट को अगर मिल जाता है, मतलब प्रोजेक्ट वाइज, तो 1% आपको पता है कितना बड़ा नंबर होगा। आप कमेंट में जरूर बताना 1% कितना हो गया 5 लाख करोड़ का। तो एक काफी बड़ी एक ऑर्डर बुक जो है वो इंक्रीज हो जाएगी पीएसपी की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारा इनको मिल जाएगा, हो सकता है इनको कुछ भी ना मिले, लेकिन पॉइंट इज दैट कि गुजरात में इनका अच्छा एक होल्ड है, काफी काम इन्होंने वहां किया है, इनकी अच्छी गुडविल है वहां पर, क्योंकि जो कंपनी बड़े प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बना चुकी होती है उसको आगे प्रोजेक्ट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ऑफकोर्स 210 प्रोजेक्ट्स ही आज तक कंप्लीट कर चुके हैं और मेजोरिटी गुजरात में। तो ये एक काफी बड़ा टेलविंड मुझे नजर आता है। और ये कंपनी की बिड पाइपलाइन है। बिड पाइपलाइन का मतलब ये होता है कि ये लोग बिडिंग करते हैं और उसके अंदर इनको ऑर्डर्स मिलते हैं। तो करंट जो इन्होंने बिड्स अभी डाले हुए हैं या जो अभी फ्यूचर में डालेंगे, जिसमें से एक बिड इन्होंने डाला हुआ है कालूपुर रेलवे स्टेशन का जो कि अहमदाबाद में है, ठीक है। आगे बिड करेंगे दिल्ली एयरपोर्ट के कुछ रेनोवेशन या कंस्ट्रक्शन के लिए भी, प्लस दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए भी, और बाकी के और भी कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स इन्होंने डाल रखे हैं। तो उनकी प्रॉपर जो बिडिंग जो नंबर एक बनता है 6,000 करोड़ का बनता है, और दिल्ली का इन्होंने एक ब्रेकअप बताया जो लगभग 5,000 करोड़ के आसपास है, प्लस और भी कुछ नंबर्स होंगे जो इन्होंने बिडिंग कर रखी होगी। और एक और चीज आपको नोट करनी चाहिए, जो मैनेजमेंट ने जो बोला है कि ये लोग काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आने वाले 3 सालों के अंदर। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स जैसे हमने पहले ही काफी बार डिस्कस कर ली है कि बात की एयरपोर्ट्स बनेंगे, मेडिकल कॉलेजेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। प्लस एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि गवर्नमेंट सोच रही है कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में और उसके बाद ओलंपिक्स के लिए। तो जब कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स होंगे तो ऑफकोर्स डेवलपमेंट होगी उसके लिए। और एक केपेक्स साइकिल चल रही है इंडिया के अंदर। केपेक्स साइकिल का मतलब ये है कि काफी सारी कंपनीज जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो ऑफकोर्स जब अदानी, रिलायंस, ऐसे जो इनके पार्टनर्स हैं जहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, तो उनके ऑफिसेस, उनकी फैक्ट्रीज के लिए भी इनको काम मिलेगा। तो इनको आने वाले जो 3 साल है, 2 से 3 साल काफी स्ट्रांग लगते हैं। बात करते हैं इनकी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में आप देखेंगे इनके जो पहले फाइनेंशियल्स में, तो मार्केट कैप 2912 करोड़, मतलब 2912 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी है। ज्यादा बड़ा मार्केट कैप कंपनी का भी है नहीं। स्टॉक पी 20.6 का है। अगर आप देखेंगे इसका इंडस्ट्री पी 23.63। तो इन कंपनीज को ज्यादा पी मार्केट नहीं देता। आपको अंडर वैल्यूड लग रहा होगा, लेकिन अंडर वैल्यूड नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल बड़ी होती है, दूसरी बात इन कंपनीज के ऊपर थोड़ी डेट होती है, ठीक है। इस कंपनी में ज्यादा डेट नहीं है, बट स्टिल जो बाकी कंपनीज अगर आप देखेंगे इस सेक्टर के अंदर, उनके ऊपर डेट थोड़ी ज्यादा होती है, प्लस मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होते, 10-12-15% तक के मार्जिन होते हैं। तो मार्केट का अपना एक तरीका है इनको एक पी देने का। बट स्टिल मुझे लगता है ये पी थोड़ा सा एक्सपैंड होना चाहिए अगर आप इसको बाकी और कंपनी से कंपैरिजन में अगर इसको आगे देखेंगे। अगर आप इसके पी को इसी से कंपेयर करेंगे तो ये फुल्ली प्राइस्ड है अभी स्टॉक। जितनी भी इनके ऑर्डर्स है मार्केट ने वो सब प्राइस इन कर लिए हैं। बट स्टिल आगे और ग्रोथ की उम्मीद मुझे लगती है। आरओसी 24.8% का है, आरओ 18.1% का है, ये भी हेल्दी है। प्लेज परसेंटेज यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, वो ऐड करना पड़ेगा, लेकिन प्लेज परसेंटेज जो है वो 0 है कंपनी का। इन्होंने कोई भी शेयर गिरवी नहीं किया हुआ। बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो कंपनी की अच्छी ग्रोथ हुई है लास्ट 3 साल की। अगर आप देखेंगे
2020 के अंदर 43.61% की ग्रोथ थी। उससे पिछले साल भी 40% से ज्यादा ही ग्रोथ थी। यहाँ कोविड का इम्पैक्ट था -17%, फिर उसके बाद 40% की ग्रोथ करी उन्होंने दोबारा, और फिर मार्च 23 में 10% की ग्रोथ आई है। बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं थी। उम्मीद है कि 24 के अंदर जो ईयर ये क्लोज करेंगे उसमें हेल्दी ग्रोथ करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो जून का रिजल्ट आया वो काफी अच्छा है। अगर आप जून टू जून कंपेयर करेंगे, 47% की ग्रोथ इन्होंने करी है। अपने रेवेन्यू के अंदर जो 345 था वो 510 हो गया है। ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का 13% का है। प्लस इंटरेस्ट कंपनी पे करती है क्योंकि इन पर डेट रहती है, और जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो नेट नेट 37 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया है। और टैक्स जो है इनका स्टेबल रहता है 26%, 27% के आसपास। और यही चीज अगर आप इनके एनुअली में देखेंगे तो इनके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज कर रहे हैं। इन्होंने मार्च 23 के अंदर 133 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जिसमें आप देखेंगे इनका डेप्रिसिएशन बढ़ गया, प्लस इनकी इंटरेस्ट की पेमेंट बढ़ गई है, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट है। प्लस इनका 3% से मार्जिन घट गया। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट रहा है, काफी सारे जो मटेरियल हैं उसके भाव बढ़ गए थे, बट स्टिल कंपनी का रेवेन्यू जो है वो अपस्ट्रीम पर है। और आने वाली जो इनकी एक गाइडेंस है वो इनके मार्जिन की गाइडेंस 11 to 13% की ही है, 15% की नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो इन्होंने ये नंबर ट्रेलिंग 12 मंथ्स जो यहाँ पे आ रहा है 2091, इन्होंने 2600 करोड़ का बताया अपनी तरफ से। तो 2600 करोड़ की कंपनी का टारगेट है। बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में आप देखेंगे इनके रिजर्व्स काफी हेल्दी हैं, 764 करोड़ के, हर साल इंक्रीज करते हैं। इनकी डेट जो है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुई है 45 करोड़ से, जिसमें 38 करोड़ की डेट जो है लॉन्ग टर्म की है, 107 करोड़ की डेट जो है वो शॉर्ट टर्म की है। तो डेट इतनी ज्यादा नहीं है कंपनी पे। यूजुअली जो डेट मैंने देखी है कंस्ट्रक्शन कंपनीज के ऊपर वो ऑलमोस्ट इनके रिजर्व से भी ज्यादा होती है। यहाँ पे कंपनी के पास में एक मार्जिन काफी अच्छा है कि आगे अपनी डेट को इंक्रीज करके अपने प्रोजेक्ट्स को और ले सकते हैं। बट मैनेजमेंट काफी स्मार्ट है, वो काफी बैलेंस करके चलता है, तो इसीलिए भी मुझे कंपनी स्ट्रांग लगती है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो काफी समझदारी के साथ अपनी बैलेंस शीट को मैनेज कर रहे हैं, ओवर लेवरेज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ओवर लेवरेज के अंदर क्या होता है, जो ये इंटरेस्ट कॉस्ट से बढ़ जाती है, और इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ते के साथ ही क्या होता है, प्रॉफिट इंपैक्ट होने लगता है। और इन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में ये भी बताया, जो पॉइंट मैंने मिस कर दिया वो ये है कि अपने लोन को भी आगे रीपे करते जाएंगे, तो ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट है ये कम होती जाएगी। तो नेट नेट इनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है। बात करते हैं इनके इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो के। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में अगर हम नजर डालेंगे तो लास्ट 3 क्वार्टर्स के अंदर मैनेजमेंट ने अपना स्टेक कुछ सेल किया है। तो वो मुझे एक वरी वाली बात स्टार्टिंग में लगी, लेकिन जब मैंने इसको डिटेल में देखा तो एक चीज नोटिस करने वाली वो ये है कि जितने भी शेयर्स हैं वो सभी के सभी पटेल फैमिली के पास है। अगर आप इसको पॉज करके पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे जो होल्डिंग है प्रमोटर्स के अंदर वो सब पटेल फैमिली है, ये पूरी फैमिली है एक। तो बेसिकली 66.22% का स्टेक जो है पूरी एक फैमिली के पास है। प्लस एफआईआईडीआई ने अपने लास्ट 2 क्वार्टर्स के अंदर, मतलब जून में आप देखेंगे इन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, एफआईआई ने ऑलमोस्ट 2% से और डीआई ने 1% से। तो नेट नेट एफआईआईडीआई की लगभग 10% के आसपास की होल्डिंग है। और पब्लिक के पास में जो होल्डिंग है उसमें से 2 एचएनआई कैटेगरी के इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें मधुलिका अग्रवाल 2.78 और एक ये है 1.01। तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास जो होल्डिंग्स है वो 79% की है, वीक हैंड्स के पास लगभग 21% की है। शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो वीक हैंड्स है उसके पास कम होल्डिंग है, और वैसे ही होना चाहिए किसी भी अच्छी कंपनी में। तो बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल्स की। और टेक्निकल्स में अगर आप देखेंगे इनका जो भाव है करंट में स्टॉक का वो चल रहा है 816 के आसपास, ठीक है। और कोविड का भाव अगर आप देखेंगे आज से 3 साल पहले का तो लगभग 300 पे था। तो स्टॉक अगर यहाँ से 10% और बढ़ गया 900 रुपए, मतलब 800 से 900 हो गया, 10% और गया ऊपर, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा अपने कोविड के प्राइस से। पहली बात तो ये नोटिस करने वाली है कि 3 साल में 3 गुना हो गया स्टॉक। तो अच्छी ग्रोथ करी है कंपनी ने, प्रॉफिट्स करे हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ से भी स्टॉक में एक अच्छी रैली आई है। दूसरी चीज, स्टॉक जब चलता है तो ऊपर जाता है, रीटेस्ट करता है, ठीक है, एक मौका देता है, फिर नया हाई बनाता है, फिर रीटेस्ट करता है, फिर नया हाई बनाता है, फिर रीटेस्ट करता है, फिर नया हाई बनाता है। तो ये एक ट्रेंड है इसके चलने का, ये चीज आपको नोट करनी चाहिए। तो मौका देता है स्टॉक एक बारी थोड़ा सा, फिर ऊपर चलता है। एक और चीज जो आपको नोट करनी चाहिए वो ये है कि अभी लास्ट वीक के अंदर काफी गिरावट आई थी स्मॉल कैप्स के अंदर। काफी स्मॉल कैप 10-10, 12-12, 15-15% गिर गए थे। लेकिन ये स्टॉक आप देख रहे हो 1.25% ही गिरा था। इसने इतना मौका दिया उसके बाद ही नहीं गिरा। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आगे नहीं गिर सकता, ये हो सकता है तब ना गिराओ, आगे गिर जाए और आगे आपको मौका दे दे एक्यूमुलेट करने का। बाय करना है नहीं करना है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करो। ये स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी में रिस्क ज्यादा होता है। और ये एक ट्रेंड लाइन देखो आपके सामने मैं ड्रॉ करता हूँ। ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन अगर आप नोट कर रहे होंगे तो इसमें क्लियरली आपको एक चीज नोट करनी है, वो ये है कि स्टॉक अपनी इस लाइन के साथ साथ चलता है, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन बेसिकली स्टॉक पहले डिसाइड नहीं करता, ये बाद में हम इसको एनालाइज करते हुए नोटिस करते हैं। देखो यहाँ से इसने टच किया, फिर ये ऊपर गया, यहाँ इसने टच किया, फिर ऊपर गया, यहाँ टच किया, और फिर ये इसका फॉलो करता हुआ जा रहा है। मुझे लगता है अगर नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं 750 760 का लेवल आपको दिखा सकता है, ठीक है। उससे ज्यादा की उम्मीद मुझे लगती ही नहीं है पहली बात तो। और स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है ये यहाँ से आपको 700 650 के लेवल्स भी दिखा देगा। ज्यादा मार्केट में सेंटीमेंट्स खराब हुए तो स्टॉक नीचे आ जाएगा, और कितना नीचे आएगा वो आपको कोई बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, मजबूती देखते हुए स्टॉक की मुझे लगता है अगर रीटेस्ट भी करेगा तो 700 का लेवल ही आपको दिखा देगा।
तब आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं अगर आपको पोजीशन इसमें बनानी हो तो, फ्रेश पोजीशन अगर कोई ले। और कोई ऑलरेडी अगर यहाँ कहीं खरीद के बैठा हुआ है तो ऑफ कोर्स आपको तो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, 3 साल 5 साल के लिए, क्योंकि ग्रोइंग कंपनी है, कंपनी खुद कह रही है 2-3 साल अभी आगे टेलविंड्स हैं। तो वैसे करके आपको देखना चाहिए, लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं तभी आप इसमें एंट्री लें, शॉर्ट टर्म वाले इसमें एंट्री ना लें। हो सकता है स्टॉक थोड़ी सी करेक्शन में चला जाए, फिर कंसोलिडेशन फेज में चला जाए, क्योंकि कंसोलिडेशन भी होता है कभी कभी स्टॉक के, जैसे आप देख रहे हो ये कंसोलिडेशन फेज था इसका, तो कंसोलिडेशन होगा तो आप इसमें ब्लॉक हो जाओगे। लॉन्ग टर्म साल 2 साल 3 साल, एटलीस्ट 2 साल 3 साल का व्यू लेके चलोगे तो मुझे उम्मीद है आप इसमें ठीक ठाक पैसा बना लोगे। लेकिन वही वाली बात है, गारंटी हम किसी चीज की यहाँ दे नहीं सकते। तो अगर आपको वीडियो के अंदर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। और जैसे मैंने आपको बताया, मैं 2 स्टॉक ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, आपके साथ तीसरा स्टॉक है ये, आगे 7 स्टॉक और शेयर करूंगा। और ऑफ कोर्स वो 7 वीडियो बनाने के लिए मैं 7 स्टॉक नहीं शेयर करूंगा, 7 स्टॉक वो शेयर करूंगा जिनमें पोटेंशियल होगा आगे ग्रो करने का, जिनकी बैलेंस शीट मजबूत होगी, जिनके फाइनेंशियल्स अच्छे होंगे। कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको वैल्यूएबल अच्छे स्टॉक्स दूं, हिडन जेम्स निकाल के दूं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये सभी वीडियोस आप इन सभी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। ये वो 2 स्टॉक्स हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में लिखना, आपका क्या व्यू है इस कंपनी से रिलेटेड वो भी जरूर शेयर करना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।